हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 40 को, जिसमें हम हिंदी एवं जीके जीएस के प्रश्न का डिस्कस करेंगे और साथ में मैथ के प्रश्न को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बताइए कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है 1975 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो है ये जो मिला जो था सिक्किम को जो राज्य का जो दर्जा मिला था, ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। और कब मिला था? तो ये मिला था 1975 में हुआ था। और ये जो 22वां राज्य बना था इंडिया का, क्या? तो ये 22वां राज्य बना था इंडिया का। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है। तो बताइए कि राज्यसभा के जो सदस्यों को जो नामित किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है, उसको जो मनोनीत करने का अधिकार होता है, ये किसके पास होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वही अगर हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो बताइए कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके जो है राज्यपाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर में आपको पूछा जा रहा है बिहार राज्य यानी कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 नंबर की बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका 75 हो जाए। वही अगर हम बात करें कि सीटों की संख्या कितनी है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना, चूंकि ये मैंने कम्युनिटी में और इसके पहले भी ये जो प्रश्न पूछ चुका है कई बार। तो यहाँ पर आपको बताना कि बिहार में जो है ये विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 75 होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में 100% आपको जो 100% यहाँ पर आपको जो है ये बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि भारी जल परियोजना तालचेर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र जो देश उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है किसके जो है यहाँ पर प्रसिद्ध, यानी किस स्टेट के लिए प्रसिद्ध, यानी कि भारी जल परियोजना यहाँ पर तालचेर और तथा जो पारादीप उर्वरक संयंत्र जो है ये देश के प्रसिद्ध उद्योग है। तो ओडिशा के या तमिलनाडु के या आंध्र प्रदेश या केरल का है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये कहाँ का जो है प्रसिद्ध उद्योग है, ये यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं ओडिशा का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसमें जो है D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम डायट्रियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ये पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो भारी जल जो है ये पर कहाँ पर किया जाता है, तो ये यूरेनियम में किया जाता है। ठीक है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम डायट्रियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। वही यहाँ पर पूछा जाता है कि D2O का जो परमाणु भार होता है ये कितना होता है, तो इसका परमाणु भार आपका जो है 20 होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर में आपको बताना कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है। तो बताइए कि आयात और निर्यात पर जो लगने वाला कर होता है इसको हम किस कर के नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको जो है सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आयकर जो होता है ये केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच दोनों के बीच बांटा जाता है। और ये जो सीमा शुल्क जो ये कब से लिया जाता है, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये 1865 से लिया जाता है, जो कि राज्य और जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच यहाँ पर क्या होता है कि बांटे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो बताइए कि जो कॉमर्शियल बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को जब ऋण देती है तो वो क्या कहलाती है, तो ये रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। तो बताइए कि किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसके लिए मैंने जो पिछली वीडियो में भी इसके लिए मैंने जो है महत्वपूर्ण आपको फैक्ट भी बताया था इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यूको बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ, तो ये जो है आपके कोलकाता में। अगर हम बात करें कि भारत का प्रथम बैंक कौन है, तो ये आपका हिंदुस्तान बैंक है। कौन सा है, तो ये आपका हिंदुस्तान बैंक है। भारत का प्रथम बैंक जिसको माना जाता है ये हिंदुस्तान बैंक है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था हिंदुस्तान बैंक का, तो ये जो है 1770 में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुआ था हिंदुस्तान बैंक का, जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक है। अगर हम बात करें
यानी कि सर्वप्रथम जो बैंक था यही था। अगर हम सबसे पुराना बैंक की अगर बात करें तो ये आपका 1865 में स्थापित किया गया था, जो कि इलाहाबाद बैंक है। सबसे अगर पुराना बैंक की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, जो कि 1865 में स्थापित किया गया था। और भारत का प्रथम बैंक की अगर हम बात करें तो 1870 में जो स्थापित किया था, जो कि खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं था। तो लोहा का या सोना का या चांदी का या तांबा का, ये आपको यहाँ पर बताना कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनको किस धातु का जानकारी नहीं था, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना। तो इसको जो लोहा का जानकारी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा निम्न राज्यों में से किससे संबंधित है। तो बताइए कि किस में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा जो है निम्न में से किस राज्यों में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था। तो बताइए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था। तो ये लुम्बिनी कुल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो गौतम बुद्ध जो है ये जो है बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनके जन्म की बात करें तो ये बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अकबरनामा के लेखक कौन है। तो इसको जो है कई बार मैंने बता चुका है। यहाँ पर अकबरनामा का जो लेखक है ये जो है आपका अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार किसके सुधारों से प्रभावित थे। तो बताइए कि शिवाजी के अधिकांश जो प्रशासनिक सुधार थे किसके सुधारों से संबंधित थे। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि किसके सुधारों से ये प्रभावित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें मलिक अंबर के जो है सुधारों से ये जो प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे भारत में महात्मा गांधी के अधीन प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। तो बताइए कि महात्मा गांधी के अधीन जो है भारत में प्रथम जन आंदोलन जो है ये किसको माना जाता है। तो ये चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में, पृथ्वी का जुड़वा के रूप में कौन सा ग्रह को जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि किस ग्रह को जाना जाता है। तो ये आपके शुक्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सौर मंडल का जो शुक्र है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह और ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसी को भोर का तारा या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर में वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। ये आपको मैसूर में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि ऑक्सीजन को परिभाषित करेगा। तो ऑक्सीजन का परिभाषित करने का मतलब है कि किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन का वहाँ पर संयोजन हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रभावित हो रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा कि वहाँ ऑक्सीजन का जो आपका वहाँ पर ग्रहण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का हानि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ना कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लाभ होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लाभ और प्रोटॉन की हानि, ये कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। वही ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की हानि होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण को प्रभावित करेगा। क्योंकि यहाँ पर से जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आपका निकलेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? जुटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में बताना है कि खुली संचार प्रणाली किस में पाई जाती है। तो बताइए कि खुली संचार प्रणाली जो ये किस में पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो तिलचट्टा में पाया जाता है खुली संचार, यानी कि जो ट्रेकिया से जो कि वो क्या करते हैं कि सांस लेते हैं तो वो क्या होता है उसकी खुली संचारण प्रणाली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जानवर चमड़ी से सांस लेता है। तो बताइए कि किस ऐसा कौन सा जानवर है जिसके द्वारा कि चमड़ी से सांस लिया जा सकता है। ये आपका मेढक है। चूंकि मेढक जो होते हैं ये एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है और एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत उसी को रखा जाता है जो कि पानी में रह सकता है या तो जमीन के अंदर रह सकता है या तो फिर वो तल पर रह सकता है। उसको हम एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। और मेढक जब जमीन के अंदर रहता है तो वो क्या करते हैं कि त्वचा से सांस लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि चमड़ी से कौन से जानवर सांस लेते हैं। तो ये आपके मेढक लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि मेढक में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो उसमें 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। निम्न में से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, और निष्कासन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित होता है। तो अवशोषित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CO2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। तो ये सब प्रश्न जो इस लेवल का जो प्रश्न होता है, ये आपका बार बार एग्जाम में बार पूछा जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बराबर इस लेवल का प्रश्न पूछा, चूंकि अगर 50 नंबर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 30 प्रश्न ऐसा होता है जिसको कि कोई भी बना सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद ही जो है कोई भी प्रश्न रहता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लेवल उसका जो रहता है वो हाई रहता है, जो कि आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। तो ये हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि दूध से दही बनने में, जो दूध से जो दही बनता है उसको थक्का बनाने में क्या करते हैं, जो है मदद करते हैं। तो कौन करता है, तो लैक्टोबैसिलस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो बताइए कि सूर्य की जो तापमान होती है लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताती है 5800 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 5800 केल्विन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस प्रकार के तारों में ऊर्जा होती है। तो तारों में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन होता है, और सूर्य में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य जो उसके द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमें, उसमें हमेशा क्या होता है कि नाभिकीय संलयन होता है। तो तारों में भी आपका क्या होता है कि नाभिकीय संलयन यानी परमाणु संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूछा जाता है कि परमाणु बम जो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका कि नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। वही अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से तारों में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये आपके जो परमाणु संलयन के कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 24 नंबर में बताना है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो नागिन झील की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शेषनाग झील, अंतनाग झील, बेरीनाग झील, वुलर झील और डल झील, जो ये सारे कहाँ आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि पूछा जाता है बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो बताइए कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा आपका कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका यह जो है लोह यौगिक के समृद्ध होते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी क्या होते हैं कि लाल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें आयरन की जो है ये बहुलता पाई जाती है और सिलिका की इसमें बहुलता पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये जो है इसमें और क्या पाए जाते हैं, तो ये जो अम्लीय होते हैं, चूंकि ये लाल मिट्टी जो होते हैं ये क्या होता है कि लोहे के क्या होते हैं समृद्ध होते हैं, और ये क्या होता है आपके अम्लीय होते हैं, जिसके कारण इसको बंजर भूमि के अंतर्गत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बढ़ाना 26 नंबर में आपको पूछा रहा है कि लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि। तो बताइए इसको क्यों जो है खतरा के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका तरंग दैर्घ्य उच्च होता है, जिसके कारण इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सिग्नल में जो है लाल रंग का इसलिए किया जाता है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, वो क्या होता है कि कुछ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि अधिक होते हैं। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 27 नंबर में अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। तो बताइए कि अति चालक जो होते हैं जिसमें कि विद्युत धारा सुगमता से यानी कि प्रभावित हो सकता है, तो उसको हम किस चालक के अंतर्गत कहेंगे। तो उसमें जो है क्या किस कारण से जो है इसको हम अति चालक कहेंगे, ये आपको यहाँ पर बताऊँ। इसमें प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए इसको जो अति चालक कहते हैं। वही अगर हम प्रतिरोध की एसआई यूनिट की बात करें तो ओम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता की बात करें तो ये ओम मीटर हो जाएगी। जो पूछा जाता है महत्वपूर्ण फैक्ट उसको हम जो प्रत्येक बिंदु में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और विभव की अगर हम बात करें तो इसमें वोल्ट हो जाएगा, करंट की आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए
तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो किसी भी मान लेते कि कोई कंबल है या चादर है, उसको अगर छड़ी से उसको अगर पीटते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि धूलकण जो अलग हो जाता है। तो धूलकण जो अलग हो जाता है ये न्यूटन का प्रथम नियम को पालन करता है। क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि वह उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो और क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपना विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए। उसमें जब हम छड़ी को अगर उसमें मारते हैं किसी भी कमर में तो उसमें क्या होता है कि विराम अवस्था में रहने के कारण से धूल क्या होता है कि अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन का प्रथम गति नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। तो बताइए कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन। तो यूरेनियम हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रकृति अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर आपका ओस्मियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति में अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पेट्रोल को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ऑक्टेन की संख्या जो ये पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में बताना कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, यहाँ से आपका जो है यहाँ पर मैथ का प्रश्न यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दो संख्या का महत्तम समावर्तक जो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो महत्तम समावर्तक कहने का मतलब है कि HCF दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है तो उसका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM क्या हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि अगर आपको 2, 4 और 6 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका यहाँ पर जो है HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर HCF जो होगा ये आपका 2 होगा, और HCF जो होता है ये क्या करता है कि LCM को काट देता है। यहाँ के जैसे मान लेते हैं कि ये HCF है और इसी का अगर हम LCM लेते हैं तो LCM क्या करता है कि HCF क्या करता है आपके LCM को काट देता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 12 जो ये दिया हुआ है तो 12 क्या आपका महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक कहने का मतलब है कि ये HCF दिया हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि लघुत्तम समावर्तक ऑप्शन में से कौन होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर LCM दिया हुआ तो ये जो HCF है LCM को काटेगा, जिसको ये काट देगा तो वो इसका मतलब LCM होगा। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, यानी कि LCM नहीं हो सकता। जो LCM नहीं होगा उसको ये नहीं काटेगा HCF, तो यहाँ पर HCF तो यहाँ 12 से 60 कट रहा है, तो ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। 24 को काटेगा, 80 को भी 12 से काटेगा, लेकिन 48 को नहीं काटेगा। सॉरी 48 को भी 12 से काटेगा, लेकिन 80 को जो ये नहीं काटेगा, क्योंकि 80 को जब नहीं काटेगा तो इसका मतलब है कि ये लघुत्तम समावर्तक इसका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6:1 है तथा इसके आधारों का अनुपात 3:2 है। तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई के अनुपात आपको पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि त्रिभुज का यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका होता है हाफ गुना, उसके बाद आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार को हम b लिखेंगे और उसके बाद h को h लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलिए हम करते हैं, तो यहाँ पर नीचे भी हो जाएगा हाफ गुना और उसके बाद आधार को b लिखेंगे, उसके बाद h को h लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए h जो यहाँ पर दिया हुआ आपका यानी आधार का जो अनुपात दिया हुई है, तो h को h के बारे में यहाँ पर आपसे कहा नहीं जा रहा है, तो दोनों का h जो होगा ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर H1 और यहाँ पर H2 कर दिए। उसके बाद इसका रेशियो दिया हुआ है 6:1 दिया है, तो 6/1 लिख सकते हैं, या तो अगर आप बराबर में इसको नहीं लिखना चाहते तो आप इसको रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का बेस जो हुआ समान होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस के बारे में आपसे चर्चा नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप बेस को काट दीजिए। 1/2 आपका कट जाएगा, तो h/1 बचा और h/2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इसके आधारों का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आधार के बारे में यहाँ जो b जो यहाँ पर दिया हुआ है ये b को आप नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर आधार के बारे में ही दिया हुआ है। तो आधार के बारे में अगर आपसे यहाँ पर नहीं कहा जाता तो ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हर हाल में यहाँ पर मान इसका पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार हम फिर से करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार हो जाएगा। आधार यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, आधारों का अनुपात दिया हुआ है तो 3, तो यहाँ पर हाफ गुना आधार होगा, तो आधार की जगह पर 3 रखेंगे और यहाँ पर गुना ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई आपसे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर ऊंचाई का रेशियो आपसे पूछा नहीं जाता, यहाँ पर ऊंचाई का रेशियो ही पूछा जा रहा है। इतना कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हाफ गुना आधार करेंगे। आधार इस बार कितना लेना है आपको, तो 2 लेना, तो यहाँ पर 2 करेंगे और H2 यहाँ पर आपको कर देना है। अब यहाँ पर इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसी का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 6:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6/1 करेंगे, क्योंकि रेशियो को आप बटे में लिख सकते हैं और बटे को आप रेशियो में लिखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हम कटेंगे तो हाफ कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 गया। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो ये क्या हो जाए 3h गुना 1 करेंगे, तो यहाँ पर आपका 3h1 हो जाएगा। तो 3h हो गया, और यहाँ पर आपको देखिए इसको हम 1 माने h1, तो यहाँ पर आपको h1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12h2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12h2 लिख दिया। उसके बाद देखिए 3 चौक यहाँ पर आपको काटा तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए H1
और यहाँ पर अगर H2 अगर हम रेशियो अब लिखेंगे H1 H2 बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 कट चुका है, तो यहाँ नहीं कुछ तो आपको 1 रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इधर जो यहाँ पर आपका बचा हुआ है तो यहाँ पर आपका 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर अगर H1 H2 का आप रेशियो लिखते हैं तो ये सीधा उल्टा हो जाता है। बराबर में रेशियो में अगर लिखेंगे कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर बराबर में रहता है तो इसका रेशियो जो होता है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आपका 4:1 हो जाएगा, तो 4:1 जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर यह रहा 33 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको बता, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 1126 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर हानि दिया हुआ है 22%, तो कुल हानि क्या है, तो हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो मेथड में आपको मानना नहीं पड़ता है, और अगर आप प्रोसेस से बनाते हो तो मानना पड़ेगा जिसमें कि आपका टाइम किलो होगा। तो यहाँ हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्रय मूल्य जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ 1126, तो यहाँ पर आपको 1126 लिख देना है, और क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, ठीक है, तो अपने मन से आपको क्रय मूल्य यहाँ पर मान लेना 100 मान लिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 22% का हानि हो रहा है, तो कुल हानि क्या है आपको यहाँ पर बताना। तो 22% का हानि हो रहा है तो हानि ही तो हमको निकालना है, तो 22% हानि हो रहा है तो यहाँ पर 22 आपको सिंपली गुना करना है, और गुना करने के बाद आप इसको खुद से आपको इसको जो है काटिएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर काटेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा जो है किलो का, तो यहाँ पर आप खुद से काट सकते हैं, वो यहाँ पर आपको काटने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसी भी एक चीज में अगर 2 बार घटना घटती है, एक बार बढ़ जाता है, ये एक बार घट जाता है, या क्षेत्रफल से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कि एक बार बढ़ जाता है या दूसरी बार घट जाता है, तो वहां पर आपको एक ही फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, a+b+ab/100। इसी को आपको हमेशा यूज करना है। अगर एक ही संख्या पर 2 बार घटना घटती है तो अगर माइनस रहेगा घटेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब 50 + 40 हो जाएगा, और +40 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता है। और 25% घटाया जाता है, तो 25% घटाया जाता है तो माइनस में होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे तो 40 गुना यहाँ पर आपको 25 कर देना है, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे हम 100 करेंगे। इसको आप काटेंगे तो 25 चूंकि यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा आपका 35, तो यहाँ पर 40 माइनस अगर आप 35 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5%। तो 5% आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि घटाया कितना वृद्धि होगा, चूंकि यहाँ पर प्लस में आंसर आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वृद्धि होगा। और किसी क्वेश्चन में क्या रहता है कि यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कितना वृद्धि होगा या तो हानि होगा। अगर यहाँ पर माइनस में अगर आंसर आता है तो हानि, या प्लस में आता है तो यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस। तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 35 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहली बात कि रेल जो होती है वो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपना डिस्टेंस यानी सेल्फ डिस्टेंस को भी पार करती है, और साथ में वो क्या करती है कि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी पार करता है। इस प्रकार से कहीं भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि ट्रेन की जो लंबाई होती है उसको ऐड करना है, और प्लस में जो दिया हुआ रहता है आपका स्टेशन की जो लंबाई रहता है उस दोनों को आपको ऐड कर देना। दोनों को ऐड करने के बाद जो होता है उसी वही आपका क्या हो जाता है कि डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के से चल रही है, ठीक है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, लेकिन आंसर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, तो 120 को सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे साइड में 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर आप इसको कन्वर्ट करें यहाँ पर आपको करना कि 5/18 से यहाँ पर आपको गुना करना है। तो यहाँ पर हम 6 × 18 करेंगे और 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6 × 12 यहाँ पर 20 है, और 20 पंच यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा तो 100 बटे यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो 100 बटे जो 3 हुआ यहाँ पर आपका ये क्या हो गया आपका चाल हो गया। 103 मीटर पर सेकंड जो है ट्रेन की गति है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर यहाँ पर आपको अब दूरी बटे चाल करना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितना दिया 420 मीटर दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया हुआ है ये 580 दिया हुआ। तो 580 और 420 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और उसके बाद 8 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 0, तो 1000 हो जाएगा। यानी कि जो इसका जो डिस्टेंस है आपका रेलगाड़ी का और प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है, ये दोनों को अगर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये दोनों का क्या होगा उसका पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका निकल गया, और यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ तो आप यहाँ पर 1 मान सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे तो
समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल यहाँ पर देखिए तो 100/3 मीटर पर सेकंड आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 100/3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1000 हो जाएगा, अब बटे 1 हो जाएगा, और ये जो 3 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा, और 100 को यहाँ पर आपको सिंपली नीचे ले, 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 से यहाँ पर क्या करेंगे 10 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेकंड क्या लेगा वो समय लगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है 36 जनवरी, यदि किसी गोले की त्रिज्या 25% तक कम की जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत। तो गोले की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, गोले की त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ और क्षेत्रफल के बारे में कहा जा रहा है। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है, तो किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो ये हमेशा क्या होता है कि A² यानी कि भुजा स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है। तो भुजा स्क्वायर कहने का मतलब है कि जब आप स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब कहीं भी अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ 3x गुना आप अगर 3x लिखते हैं तो यहाँ पर अगर 3x स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर से यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना किया गया है तभी यहाँ पर स्क्वायर हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी संख्या को 2 बार गुना किया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना क्या है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 25% कम हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 25% कम हो जाता है, इसका मतलब 2 बार कम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि ए बी फॉर्मूला का यूज करना है। तो ए बी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे तो एक बार 25% घट रहा है, फिर यहाँ पर 25% आपका घट रहा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 25 2 बार हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 इंटू आपका 25 हो जाएगा, और नीचे में आपका 100 हो जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 25 और 25 कितना हो जाएगा आपका -50 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो 25 बटे आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 25 बटे यहाँ पर आपका 4 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है कि खुद से आपको यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि 0.5%, ठीक है, तो 1/2% का दशमलव भिन्न में इसका मान क्या होगा। तो दशमलव भिन्न में इसको मान को बताना है। तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर आपको परसेंट दे, तो परसेंटेज को अगर हम कहीं पर भी अगर हम खत्म करते हैं तो इसके लिए हम कितना लिखते हैं, तो 100 लिखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 100 लिखिए, इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 बचेगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, तो 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा 200, और 1 में अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 0.005 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि धन की कुछ मात्रा को ABCD में, ठीक है, तो ABCD में क्रमशः इतना कि यानी कि 5:8 9 11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बांटा गया है, यदि B का हिस्सा A के मिलने वाले हिस्से से इतना अधिक है, ठीक है, तो इसको भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ भी मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए निश्चित राशि जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 2475 दिया हुआ है, तो 2475 यहाँ पर आपको लिख देना। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बी का जो हिस्सा है ए के हिस्से से, यानी कि बी का हिस्सा ए को मिलने वाले हिस्से से इतना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट वाले को तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना अधिक है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी का जो हिस्सा मिलता है तो ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 5 दिया हुआ ए और बी दिया हुआ है आपका 5, तो इससे देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, क्योंकि 5 से 8 है। इसका मतलब है कि बी को जो हिस्सा मिल रहा है वो ए की तुलना में यानी कि 3 अधिक मिला। तो यहाँ पर नीचे आपको 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ आपका अंतर दिया हुआ है, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे, बस इतना ही आपको यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पूछा जा रहा है कि तथा ए, तो यहाँ पर बताना है आपको ए तथा सी को मिलने वाली कुल राशि कितना है। तो ए तथा सी के बारे में पूछा है, तो सी को यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है 9, और ए को कितना 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14। बस इसको आप यहाँ से 3 से इसको काटिए, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 से आप इसको काटना चाहते तो काट सकते हैं। तो 3 8 यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूना 6 3 5 15, यानी कि 825 हो जाएगा। 825 गुना आप 14 कीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, आप इसको खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर फायरमैन का जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट में जो है कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, और यहाँ से आप जो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपका फायरमैन का तैयारी यहाँ पर जो अगर आप कंटिन्यूटी यानी कि रेगुलरिटी अगर मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका तैयारी जो है यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर परिवार है तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।